हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है हाई स्कूल टॉपर्स। तो हमारी क्लास 10th की जो एसएसटी की सीरीज चल रही है उसका सेकंड वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट, हिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2 है। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं कि एज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, एज ऑफ रेवोल्यूशन क्या है और हम इसे किस प्रकार से, यानी कि एज ऑफ रेवोल्यूशन क्या है और हम इसे क्रांति के युग के नाम से भी जानते हैं। क्रांति का युग बेटा सन 1830 से सन 1848 तक चला। ठीक है, इसके बीच में यानी कि इस टाइम पीरियड यानी कि लगभग 18 ईयर्स में जितनी भी चीजें हुई हैं वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन सभी चीजों को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के बच्चों जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखो हमारी जो बेटा क्रांति का युग है वो सन 1830 से 1848 तक का क्रांति का युग कहा जाता है। हम इसे एज ऑफ रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1830 से 1848 के बीच का समय यूरोप के इतिहास में क्रांति के युग के नाम से जाना जाता है। इस अवधि में कई देशों में जनता ने राजाओं की निरंकुश सत्ता, ठीक है, निरंकुश सत्ता का मतलब जहां पे राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, निरंकुश सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें उन्होंने राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की मांग करी। ठीक है, राष्ट्रवाद मैंने बता चुका है पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं जाया है तो प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देखो, वहां मैंने राष्ट्रवाद समझा रखा है। लोकतंत्र का मतलब जमा बेटा जहाँ डेमोक्रेसी होती है, और स्वतंत्रता का मतलब आजादी सभी को चाहिए, घर से चाहिए। तो वही चीज। इस समय की प्रमुख क्रांतियां, जिसमें दो क्रांति है बच्चा, पहला है जुलाई रेवोल्यूशन, दूसरा है रेवोल्यूशन ऑफ 1848 यानी कि सन 1848 की क्रांति। इस आंदोलन ने राजनीतिक और समाज में गहराई तक लोगों को प्रभावित किया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक छोटा सा और चीजें देखते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखो बेटा ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो देखो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक बेटा एक शहर है। ठीक है, ग्रीक एक कंट्री है जिसको, जो कि हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है। देखो ग्रीक माध्यम से ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर के लंबे शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करी थी। ठीक है, तो इनके ऊपर ऑटोवन एम्पायर का, किसका बच्चा, ऑटोवन एम्पायर का राज था ग्रीस के ऊपर। 1821 में ग्रीस के राष्ट्रवादियों ने तुर्की शासन के खिलाफ, ऑटोवन एम्पायर यानी कि तुर्की, तुर्की शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया, क्योंकि वे अपनी भाषा, संस्कृति और धर्म की रक्षा करना चाहते थे। इस संघर्ष में यूरोप के कई देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने ग्रीस का समर्थन किया। ठीक है, सन 1827 में बैटल ऑफ नार्निया, बैटल ऑफ नार्निया में तुर्की की नौसेना को हरा दिया गया, तुर्की की नौसेना को हरा दिया गया, जिससे ग्रीस एक स्वतंत्र मार्ग पर आसान हो गया, यानी कि उसकी स्वतंत्रता बहुत ज्यादा आसान हो गई जब उन्होंने नेवी को हरा दिया। क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयां नेवी से होती थी क्योंकि ये एक समुद्री इलाके के आसपास होता था। अंततः 1832 यानी कि 1832 में ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, देखो बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसको कुस्तुनिया की संधि के नाम से भी जानते हैं, और इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 1 से 2, ये जो नंबर्स होते हैं ना, इसके क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, ग्रीस को आजादी मिल जाती है। तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि ग्रीस को आजादी किस जो ट्रिटी है उसके द्वारा मिली है, तो आपको याद रखना है कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा मिली। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, तो अगला है बच्चा कि 1830 की क्रांति, 1830 की क्रांति। ठीक है, देखो 1830 की क्रांति, सबसे पहले बेटा क्रांति की शुरुआत होती है जुलाई रेवोल्यूशन, जो कि बेटा फ्रांस में हुआ था। जुलाई रेवोल्यूशन में होती है जो कि बेटा फ्रांस में हुआ था। इस समय फ्रांस में क्या होता है, इस समय फ्रांस में चार्ल्स एक्स जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, राज कर रहे होते हैं, लेकिन उनका एक निरंकुश शासन होता है, लेकिन यहाँ पे भी वो जनता को बिल्कुल भी आजादी नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, उनसे प्रेस स्वतंत्र खत्म कर दी थी, यानी कि उन्होंने क्या किया था, जो हमारे यहाँ पे जैसे बेटा मीडियाज होते हैं उनके पास स्वतंत्रता होती है कि वो किसी के बारे में कुछ भी लिख और छाप सकते हैं, वैसे उन्होंने क्या किया था, उनको एकदम बैन कर दिया था, संसद की शक्तियां छीन ली थी। ठीक है, इससे जनता में असंतोष फैल गया, पेरिस में विद्रोह होना शुरू हो गया। ठीक है, पेरिस में विद्रोह होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से चार्ल्स एक्स को क्या करना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। उसकी जगह पे क्या होता है, लुइस फिलिप फर्स्ट, याद रखिएगा। आपको लुइस 16 याद होंगे, जो फ्रांस के फर्स्ट राजा थे, जहां से हमने कहानी शुरू करी थी। ये लुइस फिलिप हैं जो उनके राजवंश के नहीं है। ठीक है, तो लुइस फिलिप फर्स्ट को नया राजा बनाया गया, और याद रखिएगा इनको नागरिकों का राजा कहा जाता था, क्योंकि नागरिकों को सर्वप्रथम ऊपर रखते थे, इसलिए इनको नागरिकों का राजा कहा गया था।
और ये मध्यम वर्ग के हितों में बहुत ज्यादा बात किया करते थे। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि फिलिप्स को नागरिकों का राजा कहा जाता था, लुई फिलिप फर्स्ट को नागरिकों का राजा कहते थे, और साथ ही साथ मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बहुत ज्यादा उत्तरदायी थे। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चा कि अन्य देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन, यानी कि अब भैया हुआ है राष्ट्रवादी आंदोलन, फ्रांस में चीजें हुई हैं तो पूरे यूरोप में भी तो होंगी, है ना। तो देखो 1830 के क्रांति का जो प्रभाव था बेटा वो पूरे यूरोप के कई देशों पर पड़ा, जैसे कि बेल्जियम पर पड़ा। बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम पहले बेटा जो आपका नेदरलैंड था, ठीक है, नेदरलैंड, बेल्जियम था वो नेदरलैंड से अलग हो गया क्योंकि नेदरलैंड ने बेल्जियम के ऊपर कब्जा कर रखा था। बाद में क्या होता है, उनको वहां से स्वतंत्रता मिल जाती है। पोलैंड ने क्या किया था बेटा, पोलैंड ने रूस के खिलाफ विद्रोह किया था ताकि वो उससे अलग हो सके, लेकिन रूस क्योंकि बहुत ज्यादा ताकतवर है, आज भी ताकतवर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको दबा दिया जाता है। ठीक है, इटली और जर्मनी के राष्ट्रवाद की भावना बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उसके बाद क्या होता है, 1848 की बेटा क्रांतियों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो सन 1848 में यूरोप के कई देशों के साथ क्रांतियां हुई, जिन्हें रेवोल्यूशन ऑफ 1848 के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको भी बताया था। इन क्रांतियों के मुख्य कारण क्या थे, सब मुख्य कारण याद रखिएगा बेटा। देखिए फर्स्ट कारण आपका ये था, आर्थिक संकट और बेरोजगारी, आर्थिक संकट और बेरोजगारी। ठीक है, दूसरा क्या है, भोजन, भोजन की कमी हो गई थी, आर्थिक संकट है तो भोजन नहीं आ पा रहा था उनके पास। तीसरा कारण क्या था, तीसरा कारण है बेटा कि राजनीतिक अधिकारों की मांग हो रही थी। और चौथा कारण ये था कि राष्ट्रवाद का बढ़ता प्रभाव, यानी कि वहां पे धीरे धीरे राष्ट्रवाद फैल रहा था, लोगों को समझ में आ रहा था कि अब हमें अलग होना चाहिए, यानी कि अब हमें अपनी खुद की जिंदगी जीनी चाहिए। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है कि फ्रांस में सन 1848 के कारण लुइस फिलिप को भी गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है। ठीक है, लुइस फिलिप को क्या होता है, मतलब गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है। क्यों भागना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या होता है ना, यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, यानी कि आर्थिक महामंदी आ जाती है यहाँ पे। इस आर्थिक महामंदी की वजह से क्या होता है, इनको अपनी देश जो है वो छोड़ के भागना पड़ता है, क्योंकि लोग सड़कों पर उतर चुके थे, इन्हें जाना पड़ता है। परिणाम क्या होता है कि 1830 से 1848 के बीच में क्रांतियां कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए। यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की भावना मजबूत हुई। कई देशों में जनता राजनीतिक अधिकार मिलने लगे, यानी कि लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार मिले। भविष्य में इटली, जर्मनी का एकीकरण का रास्ता जो था वो तैयार हो गया। ठीक है, अब हम इटली और एकीकरण के थोड़ा सा उनके एकीकरण को देखेंगे किस प्रकार से हुआ, लेकिन उससे पहले एक और चीज है जो आपको जाननी है, वो क्या है, वो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है बेटा क्योंकि देखो 2020 से लेकर 2020 से लेकर 2025 के एग्जाम तक लगातार, यानी कि लगातार यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो क्वेश्चंस 1 नंबर के हों, चाहे वो क्वेश्चन 3 नंबर के हों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है, तो क्वेश्चन है बेटा कि अभी तक हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन हमने एक भी बार वहां की महिलाओं की बातें नहीं करी। तो महिलाओं को वहां पे क्या हुआ, तो देखो बेटा महिलाओं को वहां पे कोई अधिकार पहले नहीं थे, बाद में उन्हें राजनीतिक अधिकार देने के लिए उन्हें एक ही बार में नहीं मिले, तो उनको बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ा था। ठीक है, कई सारे उन्हें आंदोलन करने, 19 से 20वीं शताब्दी में कई देशों में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाए। ठीक है, रैलियां की, याचिकाएं दी, जन जागरण अभियान चलाए, मतलब तमाम चीजें उन्होंने करी ताकि उन्हें वहां से स्वतंत्रता मिल सके। उदाहरण के लिए आपको याद रखना है वुमेन्स सफरेज मूवमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वुमेन्स सफरेज मूवमेंट एक बड़ा आंदोलन था, ठीक है, जिसमें महिलाओं को समान राजनीतिक अधिकार की मांग करी गई थी। कई देशों में महिलाओं ने अखबारों, भाषणों, सभाओं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का उपयोग करके समाज व सरकार पर दबाव बनाया था। धीरे धीरे इन आंदोलनों का प्रभाव कई देशों व सरकारों की महिलाओं पे पड़ा, और साथ ही साथ महिलाओं को मतदान, यानी कि उनको वोट देने का अधिकार दिया जाने लगा। ठीक है, बाद में क्या होता है, इस तरह संगठित आंदोलन व जागरूकता अभियान के द्वारा महिलाओं को उनका राजनीतिक अधिकार जो था वो बेटा प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें याद रखनी है। इस वीडियो के लिए बच्चा इतना ही। जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ पाऊँ। ठीक है, अब आप लोग अगर चाहो तो इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर आपको पढ़ना है देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मुझे भरोसा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसकी जो पार्ट थर्ड है वो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ, और याद रखिएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ाने वाला हूँ बच्चों। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे अगर देखा है, जैसे आप यहाँ पे देखो तो इटली और जर्मनी का एकीकरण ही है। ठीक है, तो इटली और जर्मनी का एकीकरण मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप याद रखिएगा कि आपको पार्ट थर्ड जरूर से देखना है। और अगर आप पूरी वीडियो समझ नहीं आ तो पार्ट 1 तो देखना ही पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जाकर पार्ट 1 भी देखो, और
इस चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आप अपनी तैयारी को जल्दी जल्दी शुरू कर पाओ। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं।